हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना इतिहास का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे अपन कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे अपन ईंटें, मनके एवं अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अपना 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो इस तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें अपन यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले अपन जानेंगे हड़प्पा सभ्यता। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे अपन, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपन, सबसे पहले तो अपन देखेंगे यहाँ ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो बाकी जो अन्य सभ्यताएं थी उनके साथ इनकी सामाजिक भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस सभ्यता में और बाकी सभ्यताओं में सामाजिक भिन्नता क्या थी। और इसके अलावा अपन इस सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार का शिल्प था, उद्योग कैसे थे, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में अन्य सभ्यताओं के साथ इस हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से अपन इस कंप्लीट चैप्टर को इन 3 भागों में विभाजित करके और पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेज पे चलते हैं और यहाँ पे अपन देखेंगे आप लोग कि ये जो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन अपन करेंगे। ठीक है, इस सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ सामाजिक भिन्नता के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि सामाजिक भिन्नताओं को समझने के लिए इतिहासकारों ने कई सारी चीज़ों का अवलोकन किया है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है समाधान। समाधान का मतलब होता है कि जब उनके जो शव होते थे, जो उनकी डेड बॉडीज जो होती थी, उनको दफनाने का जो कार्य किया जाता था, जो दफनाया जाता था, तो उसमें जो है किस प्रकार के उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनके संस्कार क्या थे, उनके साथ सामग्री क्या क्या उसके साथ दफनाई जाती थी, है ना, ये सारी चीज़ें और दफनाने का तरीका क्या था, ये उसमें जाना जाता है। जैसा कि आप मिस्र के पिरामिडों के बारे में जानते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ये मिस्र के पिरामिड है, आप सबने चित्रों में जरूर देखे होंगे। तो ये जो मिस्र के पिरामिड है ना, ये एक्चुअली क्यों बनाए गए, क्या कारण था, क्या है इन पिरामिडों में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिस्र के पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। जब हड़प्पा सभ्यता थी, अपना जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, वो काल और मिस्र के पिरामिड बनने का जो काल था वो समकालीन था, साथ साथ था। इसमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो राज परिवार के जो सदस्य होते थे, उनकी जब मृत्यु होती थी तो उनकी जो डेड बॉडी होती थी वो इसके नीचे उनको दफनाया जाता था, गड्ढा खोद करके, बहुत गहरा गड्ढा खोद करके। उनके साथ में कई सारी चीज़ें भी दफनाई जाती थी, कीमती आभूषण वगैरह भी दफनाए जाते थे, और साथ ही साथ बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कपड़े वपड़े दफनाए जाते थे। और उसके ऊपर जो है फिर ये पिरामिड इस तरीके से बनाए जाते थे। तो ये जो है वो मिस्र के पिरामिड बनते थे, जहाँ बहुत सी मात्रा में धन और संपत्ति पाई गई है। अब जब इनको खोदा गया और कुछ पिरामिडों की जब खुदाई हुई तो वहाँ से एक प्रकार से अकूत संपदा प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा संपत्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। वहाँ पे सोना चांदी, आभूषण, बर्तन, खूब सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। तो यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे जो लोग जिनकी मृत्यु होती थी उनको गड्ढा खोद करके और उसमें दफनाया जाता था, और वहाँ पे पिरामिडों के नीचे इनको दफनाया जाता था। इनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी साथ में दफनाई जाती थी। यह सामाजिक भिन्नता को दर्शाती है। तो ये जो चीज़ है ना, पहली चीज़ हमने देखी समाधान। मिस्र की जो हड़प्पा, मिस्र की जो सभ्यता है उसमें और हड़प्पा सभ्यता में पहला जो डिफरेंस है उसका ज्ञान हमें होता है समाधान से। इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में कितना अंतर था, कितनी भिन्नता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले जो नेक्स्ट पेज पे अपन जाते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं। अब जो ये इनकी कब्रें जो थी, जैसे कि अगर हड़प्पा सभ्यता की अपन बात करें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो इनकी जब कब्रें खोदी गई तो वहाँ पर कुछ मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। इनके साथ साथ कुछ आभूषण भी मिले हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो बर्तन वहाँ से खुदाई में खूब सारे इस प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो इस मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मरणोपरांत भी किया जा सकता है। ऐसी धारणा थी कि जो व्यक्ति मरता है उसके साथ अगर इस प्रकार के बर्तन, आभूषण, कपड़े की कीमती चीजें अगर दफनाई जाएगी तो वो चीजें उसे उस अगले जन्म में मिलेगी, या फिर जिस लोक में जा रहा है उस लोक में इसे मिलेगी। इस मान्यता के साथ ये सारी चीजें वहां पे दफनाई जाती थी।
महिला और पुरुष दोनों ही की कब्रों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो आभूषण पुरुष भी पहनते थे। इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो दफनाए लोग जिनको दफनाया जाता था वहाँ पे महिलाओं के साथ भी ये जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ जो पुरुषों की कब्रें थी वहाँ से भी आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि दोनों लोग आभूषण पहनते होंगे। इसका मतलब ये था कि पुरुष भी उस समय आभूषण पहनते थे, क्योंकि जैसा कि उनके साथ मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शायद पहनते होंगे, तभी उनके साथ दफनाई जाती थी ये चीज़ें। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के बर्तनों के साथ भी दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये तो पहला तरीका था सामाजिक भिन्नताओं को जानने का, जिसके माध्यम से अपन अलग अलग जो सभ्यताएं रही हैं उनके बारे में, उनका जो सामाजिक स्तर था उसमें अंतर को, उसकी भिन्नता को अपन जान पा रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की अन्य विधियां। अब देखिए और भी कुछ विधियां हैं जो सामाजिक स्तर में जो अंतर था उसको पहचानने की क्या क्या तरीके हैं। तो खुद पहले इसमें चीज आएगी दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जो रोजमर्रा के काम आने वाली जो चीजें थी वो चीजें भी वहां से प्राप्त हुई हैं। इसमें पत्थर और मिट्टी से बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे मृदभांड, चक्कियां इत्यादि भी प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं ये जो सारे के सारे मिट्टी के बर्तन है ना, मृदभांड है। इसके अलावा ये आभूषण है, इस प्रकार के आभूषण भी वहां से प्राप्त हुए, मन के हैं, माला है, इस तरीके की चीजें भी वहां से प्राप्त हुई हैं। तो एक तो था दैनिक उपयोग की वस्तुएं और दूसरी है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जो बहुमूल्य वस्तुएं केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियों में पाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के कई सारे केंद्र थे, कई सारे स्थल थे, लेकिन उन समस्त स्थलों में से केवल 2 स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो 2 बड़ी बस्तियां थी, जो 2 बड़े नगर थे, इन दोनों नगरों से जो है वो आभूषण प्राप्त हुए हैं और मतलब जो बहुमूल्य कीमती वस्तुएं थे। इससे ये माना जा सकता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा संपन्न थे, यहाँ के लोग ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ चुके थे। इस सभ्यता में सोना दुर्लभ वस्तु था और आज की ही तरह उस समय भी कीमती था, है ना। ये सोने की चीज़ें काफ़ी कम मिली हैं या फिर कम थोड़ी मिली होगी, तो इससे ये पता चलता है कि सोना उस समय भी कीमती था जिस तरीके से आज सोना कीमती माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे EDUCATION एजुकेशन राइज, और या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमने, वहाँ से क्लिक करके भी आप सीधे हमारे ऐप में जाएंगे। वहाँ पे हमने कक्षा 12th के लिए हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, ये विभिन्न कोर्सेज हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने प्रत्येक कोर्स में चैप्टर वाइज सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लेटेस्ट बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से हमने तैयार करके वहाँ पर रखे हैं। और वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अलावा वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, इसके अलावा आपको MCQs मिलेंगे, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो वो भी हमने वहाँ पे व्यवस्था करी है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये पूरा जो कोर्स होता है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, है ना, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हम ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में। ओनली 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का हम कंप्लीट कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे जरूर परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप जाइए हमारे ऐप पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिल्प कला के बारे में। हमने देखा था शुरुआत में, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इस पूरे टॉपिक में 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नता अन्य सभ्यताओं के साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो आइए देखते हैं इसकी शिल्प कला के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ चित्र देख रहे हैं, ये शिल्प कला के कुछ अजीब नमूने हैं और एक अनोखे विचित्र प्रकार के हैं ना, जैसे ये मोहरा हैं, इस प्रकार के चित्र यहाँ पे, ये मूर्तियाँ हैं, ये वहाँ से जो है वो मिली है। मातृ देवी की मूर्ति आप देख सकते हैं, राजा की मूर्ति आप देख सकते हैं। तो ये मूर्तियां जो है वहां से प्राप्त हुई हैं। नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, ये शिल्प कला की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ध्यान दीजिएगा। टेराकोटा और पत्थर से बनी विभिन्न मूर्तियां, जैसे पशुपति नाथ की एक मोहर प्राप्त हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, ये पशुपति नाथ की, तो ये जो मोहर है वहां से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चन्नूदड़ो या चन्नूदड़ो, ठीक है, चन्नूदड़ो,
एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का चन्नूदड़ो, जो कि एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन यह अपने शिल्प कला के लिए जानी जाती है। विशेष करके जो मनके बनाने का काम था, है ना, मनके जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इस सभ्यता के, वो मनके बनाने का यहाँ पर उद्योग था चन्नूदड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो अपन शिल्प कला की बात करते हैं, इसमें जो मनके बनाने का जो कार्य होता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के ये जो मनके बनते थे। तो यहाँ पर मनके बनाने का काम होता था कहाँ पे, चन्नूदड़ो में, जो भी हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था चन्नूदड़ो, एक छोटी सी बस्ती थी। ये शिल्पकला उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ पे मनके बनते थे, शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म, मोहर निर्माण का कार्य का काम भी यहाँ पर होता था। इस प्रकार की सामग्री के निर्माण के लिए पत्थर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, तांबा, सोना, खोल और टेराकोटा आदि का उपयोग जो वो किया जाता था। इस समय के विभिन्न आकार के शिल्प पाए जाते हैं, जैसे कि बेलनाकार, गोलाकार आदि। तो इस प्रकार के आप देख सकते हो, है ना, ये गोलाकार हो गया, बेलनाकार चीज़ें भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, ये जो शिल्प कला थी, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे और उद्योगों में जो चीज़ें बनाई जाती थी, इसके लिए कच्चा माल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता था, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शंख उद्योग, शंख निर्माण उद्योग, विभिन्न प्रकार के शंख जो हैं, और हाँ, और यहाँ पे आप ये लकड़ियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार का ये पत्थर के टुकड़े हैं। तो ये कच्चे माल चलिए, तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो कच्चा माल था इसके बारे में। तो शिल्प उत्पादन की सारी बस्तियाँ सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। कारण क्या था, जो सिंधु नदी थी ना, उसके किनारे स्थित होने का मुख्य कारण ये था कि यातायात की सुविधा इनको मिल जाती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इनको नदी मिल जाती थी, जहाँ पर ये नावों के माध्यम से इनको आसानी से जो है वो पोर्ट कर सकते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि सिंधु नदी परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ठीक है, यातायात का साधन उपलब्ध हो जाता था। मिट्टी स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाती थी। तो ये जो शिल्प उद्योग था, इसके लिए मिट्टी की जो आवश्यकता होती थी वो तो वहीं उसी स्थान से मिल जाती थी। पत्थर, लकड़ी और धातु की खरीद बाहरी क्षेत्रों से की जाती थी। नागेश्वर और बालाकोट, याद रखिएगा, ये दो केंद्र जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे, उसमें इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि जो है चन्नूदड़ो किस उद्योग के लिए जाना जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि मनके बनाने का महत्वपूर्ण उद्योग कौन से शहर में था। नागेश्वर और जो बालाकोट है, ये नदी के पास स्थित हैं और शंख बनाने के लिए शिल्प उत्पादन के बड़े केंद्र थे। तो विशेष करके जो आप देख रहे हैं नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पे शंख निर्माण का कार्य जो वो इस विशाल विस्तृत क्षेत्र में किया जाता था। सोरतुघई, ध्यान रखिएगा, सोरतुघई जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में स्थित है। इस यहाँ पे कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। और राजस्थान का खेतड़ी और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से धातुओं के लिए जाने जाते थे। राजस्थान के खेतड़ी से विशेष करके तांबा जो है ये लोग मंगाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे अपन देखेंगे व्यापारिक संबंध, जो अपना तीसरा पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध अपन देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर व्यापार धातु और शिल्प का व्यापार जो है वो होता था। इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरी जो सभ्यताएं थी उनके साथ जो व्यापार होता था वो शिल्प और धातु की चीज़ों का होता था। व्यापार अनाज के साथ विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार होता था वो उसका जो है ना, उसका विनिमय मतलब अनाज के साथ होता था। कुछ चीज़ें भेजी जाती, उसके बदले अनाज प्राप्त होता था। टेराकोटा बैलगाड़ी की एक आकृति प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं ये टेराकोटा से निर्मित एक बैलगाड़ी है। ये आकृति भी वहाँ से प्राप्त हुई है। दो बैल जुते हुए हैं और ये बैलगाड़ी है, कुछ सामान लदा हुआ है, पहिए भी हैं, जो माल और लोगों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। इस चित्र से इस जो यहाँ पे जो मिले हैं चित्र, इससे ये पता चलता है कि शायद आवागमन के लिए भी और परिवहन के लिए भी इनका जो है वो प्रयोग किया जाता रहा होगा।
इसके बाद में अपन यहाँ देखेंगे कि सिंधु नदी व्यापारिक मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र था। आपने देखें जो भारत की जो सिंधु नदी है ना, उस समय तो भारत पूरा एक था। तो ये जो सिंधु नदी थी ये एक प्रकार से परिवहन का और जल की उपलब्धता के लिए, और ये हर दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी महत्वपूर्ण थी। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ थी। सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना, ये सारी नदियाँ, ये पूरा इसका बहाव क्षेत्र था। और इसके जितने भी इस सभ्यता के जो स्थल है वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु नदी जो है वो व्यापारिक मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र थी, क्योंकि ज़्यादातर सिल्क उत्पादन केंद्र सिंधु नदी के किनारे ही होता था। सिल्क नहीं है, ये शिल्प उत्पादन केंद्र जो है, शिल्प उत्पादन केंद्र। ठीक है, शिल्प उत्पादन केंद्र ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे जो स्थित नगर थे वहाँ पे होता था। इस स्थान से एक मोहर भी पाई गई है जिस पर नाव का चित्र अंकित है। ये आप देख सकते हैं, ये मोहर है और इसके ऊपर एक नाव का चित्र बना हुआ है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि लोग समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत से सोने का व्यापार किया जाता था। सोना कहाँ से मंगवाते थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से मंगाते थे। तांबा और मिट्टी के बर्तन ओमान से लाए जाते थे। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से वन लाइनर बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सोने का व्यापार दक्षिण भारत से, ओमान से तांबा और मिट्टी के बर्तन मंगवाए जाते थे। मेसोपोटामिया के स्थलों से हड़प्पा की मोहरें, तोल, पासा और माला आदि प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध रहे हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें जब यहाँ से मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं तो इसका मतलब ये रहा होगा कि इन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है, तभी तो यहाँ की चीज़ें वहाँ तक पहुँची है ना, वहाँ की चीज़ें भी यहाँ आई होगी। मेसोपोटामिया के कुछ ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मेलुहा के रूप में किया गया है और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश, नाविकों की भूमि। याद रखिएगा मेलुहा शब्द क्या है। तो मेलुहा जो है ना, मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ हैं उसमें इस मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है नाविकों की भूमि, और नाविकों की भूमि थी भारत देश। इसका मतलब ये है कि इनके व्यापारिक संबंध रहे थे, ये एक दूसरे को जानते थे। नेक्स्ट, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो लेकर के मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता दूं, कंप्लीट अगर आप ये जो PDF और इसका वीडियो लेक्चर्स और MCQs, प्रश्न उत्तर, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।